में भी बताया था। ये जो नाम आप लोग रियलमी, रेडमी रख रहे हो, इसको अपना नाम रखो, इसमें बार-बार ना बताना पड़े उस चीज़ को। ऋषभ, श्वेता, सचिन, सोनाली, प्रीति। हाँ, हम सभी को पहचान रहे हैं भैया। हम सभी को पहचान रहे हैं, नाम देख रहे थे कि सही नाम लिखे हो या नहीं। पहचानने की बात ही नहीं है, चेहरे से पहचान जाता है सब। इसीलिए वीडियो ऑन कराया जाता है ना? तो कल क्लास हुई थी, 2 दिन की क्लास हम लोग की हुई है, जिसमें हम लोगों ने पाषाण काल के बारे में बात किया। वॉइस क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? माइक्रोफ़ोन से आवाज़ आ तो रही है ना? तो कल की क्लास में कुछ नेटवर्क इश्यू आ गया था बीच-बीच में। वहाँ पे हो सकता है कि वॉइस क्लियर नहीं हो रही थी। थोड़ा-सा हम पीछे का आपको रिवाइज़ करा दे रहे हैं। इतनी सफिशिएंट वॉइस चल रही है? ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में जो भी हुआ था उसको थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं। बीच-बीच में क्लास हमारा नेटवर्क की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था ना। अरे जल्दी एडमिट हो यार, तुम लोग बहुत लेट करते हो। 10 मिनट एंट्री होती रहती है। तो देखो, नोट्स हमने आपको शेयर किए थे। अगर जिनको जो ऐड नहीं थे पहले से, उनके लिए हम नोट्स फिर से शेयर कर देंगे। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो पढ़ने हैं आपको, भाई नोट्स बना लो सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, वो कंप्लीट है पूरा, कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो, है ना? सफिशिएंट है, उसके अलावा तुम्हें पढ़ना ही नहीं है कुछ। लेकिन उसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्ज़ाम के लिए है, कि जिसको मतलब हमें ज़्यादा पढ़ना है, बार-बार उसको रिवाइज़ करना है, उस चीज़ के लिए वही हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? नोट्स में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। नोट्स जो है वो प्रॉपर है बिल्कुल, उतना पढ़ लोगे तो तुम्हारा जो प्रीलिम्स हैं, कोई भी प्रीलिम्स, अब मेंस की तो हम नहीं बात करते कि सिविल तैयारी कर रहा है कोई तो मेंस का निकालेगा, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव आता है। कोई भी आप निकाल ले जाओगे, ठीक है? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो जगह के नाम या जो भी हैं, उसका डिस्कशन भी हम अभी करेंगे। आज की क्लास में अगर सब चीज़ें कंप्लीट हो गई, मान लो सब डिस्कस हो गया, तो टेस्ट पेपर हम आपको शेयर कर देंगे जो ज़रूरत होगी। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर हम कल शेयर करेंगे, ठीक है? चलो ऐड हो रहे हैं सब लोग। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि Students, this is last warning. Those who do not come with their right name, please come with their right name, and at least 5 to 10 minutes your camera should be on. This is last warning for Redmi, Vivo, Oppo, and so-called students. And again, I am giving last warning. Please come with their right name. And second thing, those who are not listening properly, at least use headphone. If there is some sound issue, proper use your headphone. Right? There is no issue with headphone. You should use headphone. And last class problems should be avoided, so that in this class we will make sure up to 10 to 15 minutes sir will repeat these things. Okay, thank you guys. ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको। देखो कल भी हमने बोला था, उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना नाम वही रखा है और हमें अभी भी याद है जिनका मोबाइल का नाम ये वही है। अब ये जो वीवो और ये जो नाम लिखे हुए हैं आप लोग, अभी भी चेंज नहीं किए हैं। देखो हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, आप समझ लीजिए चीज़ को, ठीक है ना? कल से अगर हमें वापस वही नाम मिला, तो हम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। जो नाम हमें दिख रहा होगा या जिसको हम पहचान रहे हैं,
वो क्लास में रहेंगे आपके, या तो प्रॉपर नेम लिखिए, बैच वाला लिखिए, ठीक है? इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो क्लास की जब हम लोगों ने बात की थी पिछले उसमें, तो सबसे पहला क्या था, पासाक अच्छा, एक सबसे पहला पॉइंट बोला था हम लोगों ने कि हिस्ट्री के जो जनक हैं वो कौन हैं? तो हिस्ट्री के जनक हमने किसको बोला था? हेरोडोटस को। क्लियर है सभी को? हिस्ट्री के जनक कौन है? हेरोडोटस। फिर उसके बाद हमने कहा कि कितने कालखंड में हिस्ट्री को बाँटा गया था, तो हिस्ट्री को 3 कालखंड में बाँटा गया। एक था आपका जो पाषाण कालीन है, ठीक है? एक है आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला है, जो आद्य ऐतिहासिक वाला है, एक प्रागैतिहासिक में चला गया, दूसरा हमारा आद्य ऐतिहासिक में आ गया, और तीसरा जो है हमारा, वो आपका आया ऐतिहासिक काल। आई होप कि नोट्स आपने देखा होगा जो हमने शेयर किया था, इसलिए हमने पहले ही शेयर कर दिया था, एटलीस्ट नोट्स को एक बार देख लिया करो। भले आपको पूरा याद नहीं होगा, लेकिन एक पिक्चर माइंड में बन जाएगी, जो नोट्स शेयर किए थे हमने। नोट्स इसलिए शेयर किए जाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब बोलते रहेंगे, आपने एक बार उसको देखा होगा तो जल्दी क्लियर होगा माइंड में। तो 3 कालखंड में बाँटा गया था। अगर हम इन तीनों को एक डिफरेंस में देखें, जल्दी से डिफरेंस कि किस तरह से उसको याद रखना है, तो अगर हम आपसे बोलें कि आग की खोज कब हुई? तो अब जो पहला जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है प्रागैतिहासिक काल का, प्री हिस्टोरिक। तो प्रागैतिहासिक काल में कालखंड बताए गए प्रागैतिहासिक में। अब हम लोग एक-एक करके चल रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक में आपको बताया गया था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल, ठीक है? देखो कहीं पढ़ोगे ना आप लोग, या कई टीचर्स जो पढ़ाते हैं, तो उसमें जो पूरा पाषाण काल है, उसको भी 3 डिवीज़न किया गया है। इतना ज़रूरी नहीं है आपको, ठीक है ना? जब आप पढ़ेंगे ना पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। निचला पूरा पाषाण काल, फिर मध्य, फिर उच्च। तो अब उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना? तो पूरा पाषाण काल जो है उसको हम लोग बात करते हैं उसमें, तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी, लेकिन उसका पूरा उपयोग नहीं हुआ था, ठीक है ना? कि कर तो लिया था उन्होंने, लेकिन उसका वो ये नहीं जान पा रहे थे कि असल में इसका क्या-क्या यूज़ हो सकता है। तो जब पूछा जाता है कि आग की खोज किस काल में हुई है, तो आप कहेंगे कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी। उनको एक ही चीज़ आती थी, केवल बस जानवर वगैरह को मार के खाना। तो पहले कच्चा खाते थे, तो धीरे-धीरे उन लोगों ने उसको पकाना शुरू किया होगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ जो थी आपकी, खानाबदोश जीवन, ये सब तो था ही। सेकंड हम लोग बात करते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में जो मेन पॉइंट था वो आपका पशुपालन था। और पशुपालन के साथ एक और चीज़ ये लोग करते थे, अंत्योष्टि कार्यक्रम करते थे, अंतिम संस्कार वगैरह, ठीक है? फिर उसके बाद अगर हम नवपाषाण काल करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट नवपाषाण काल है, सबसे ज़्यादा। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसका क्वेश्चन बनेगा। नवपाषाण काल में ही ताम्रपाषाण काल आएगा, जो तांबे से रिलेटेड है, और ताम्रपाषाण काल की जब आप डेट देखोगे ना, तो ये लगभग-लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के आस-पास पहुँच जाएगा। क्योंकि ताम्रपाषाण काल में बहुत ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो आपके 1600 ईस्वी के आसपास के या ईसा पूर्व के हैं। तो ये लगभग-लगभग ये सिंधु घाटी सभ्यता को भी कवर करने लग जाता है ताम्रपाषाण काल वाला। इसलिए नवपाषाण काल बहुत ज़रूरी है जानना। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ कि सबसे मेन जो यहाँ का पॉइंट है वो कृषि है, खेती। और खेती के साथ ही पशुपालन वगैरह तो खैर पहले ही चल रहा था। इस समय और उन्नत हो गया, मतलब व्यवस्थित तरीके से हो गया। ठीक है? अब अगर हम लोग बात करते हैं कि कृषि, तो कुछ चीज़ें हमने बताई थी आपको कि अगर कृषि जहाँ पर होगी, देखो याद करने का तरीका है, अगर आप जहाँ खेती करते हैं, तो आपको वहाँ रहना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि आप कहीं दूर से आप उसको नहीं देख पाएँगे। तो जब खेती शुरू हुई नवपाषाण काल में, पाकिस्तान वाला जो एरिया था मेहरगढ़, याद होगा, तो वहाँ पर जब खेती शुरू हुई, अभी भी ऐड हो रहे हो यार, 45 हो रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग? तो जब खेती शुरू हुई, तो वहाँ पर इन लोगों ने स्थायी निवास बना लिए। कहाँ पर? मेहरगढ़, जो पाकिस्तान वाला एरिया था। तो नवपाषाण काल में कृषि के साक्ष्य मिले मेहरगढ़ की जगह से, और वहाँ पर इन्होंने स्थायी निवास बनाना शुरू कर दिया। ज़रूरत पड़ती गई, पशुपालन शुरू हो गया, मतलब और भी जानवर पाले जाने लगे, जिससे उन्हें हेल्प मिल जाए। और क्योंकि फसल बना रहे हैं, तो खाद्यान्न का उत्पादन जो होने लगा था, अब ज़्यादा मात्रा में करने लग गए थे, तो उसको ले जाने की ज़रूरत पड़ी, इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ी, तो उनको बर्तनों की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो मृदभांड, उस समय के जो बर्तन थे, उसको मृदभांड कहा जाता था, जो मिट्टी के बनाए जाते थे। तो मृदभांड वगैरह बनाने लग गए। अब मृदभांड बन गया, तो अब हाथ में लेके तो जाएँगे नहीं, तो कोई न कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी उन्हें, जिस पे रख कर के वो ले जा सके। तो पहिए का आविष्कार किया इन लोगों ने। पहिए का आविष्कार किया, जिससे वो थोड़ा-सा आसान हो जाए चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें थी।
सबसे बड़ी उपलब्धि की अगर बात करेंगे नवपाषाण काल में तो कृषि है। कृषि को सबसे ज़्यादा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले सब मांसाहारी थे, कुछ ज्ञान नहीं था, तो जानवर पे ही डिपेंड थे सब। कृषि आने से थोड़ा-सा स्थिति बहुत अच्छा हो गया इन लोगों का, उन्नत होने लगा। ठीक है? तो ये 2-3 चीज़ें जो आपके हमने बताया, तो ये आई होप कि क्लियर हो गया होगा जो मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और पूरा पाषाण काल। ठीक है? अगर कोई पूछे कृषि के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले, खाद्यान्नों की खेती जो है वो कहाँ हुई, तो ये आंसर होगा नवपाषाण काल। पशुपालन कब से शुरू हुआ? तो आप कहेंगे पशुपालन शुरू हुआ आपका मध्य पाषाण काल। आग की खोज तो वो आपकी पूरा पाषाण काल। नोट्स में बहुत सारा है, वो पढ़ लेना अपना आपके लिए। जो मेन पॉइंट्स है वो हमने आपको समझा दिया, जो याद रखना है माइंड में, ठीक है? तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सभी को, है ना? दूसरी चीज़, एक साइंटिस्ट क्या कहोगे इतिहासकार उनको कह लो, भूगर्भ वैज्ञानिक बोलते हैं उन्हें। और भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट, नोट्स में लिखा होगा नाम। रॉबर्ट ब्रूस फुट, एक भूगर्भ वैज्ञानिक बोले जाते हैं, रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है? अगर जो शेयर किया था हमने, उसमें देखना पहले ही पेज पे है, जब वो पाषाण काल का है, तो सबसे नीचे नाम लिखा हुआ है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे, ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद है, मतलब कि पुरानी चीज़ों के अवशेष वगैरह ढूँढने में इनका नाम लिया जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट का। भारत की अगर बात करें, भारत में, इंडिया की अगर हम लोग बात करें, तो इंडिया में जो पुरातात्विक अवशेष है, पुरातात्विक मतलब हम पाषाण काल की बात कर रहे हैं, पुरातात्विक। तो पूरा पाषाणिक जो भी चीज़ें थी मिलने का श्रेय सबसे पहले जो रिसर्च किया है या उत्खनन किया है, उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करना कहीं किसी जगह से। तो उत्खनन करने का जो काम किया था सबसे पहले, ये रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये 1863 में, 1863 में इन्होंने मतलब ये उत्खनन किया था पुरातात्विक अवशेषों का, ठीक है? तो पुरातात्विक भारतीय पुरातात्विक अवशेषों का जो शुरुआत करने वाला माना जाता है, वो रॉबर्ट ब्रूस फुट को मान लिया जाता है, ठीक है? पुरातात्विक की बात कर रहे हैं, पुरापाषाणिक। और अगर बोला जाए कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे कौन, तो ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक हैं और पुरातत्वविद हैं। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? तो आपको उसमें लिखेगा इतिहासकार, उसमें लिखेगा केवल भूगर्भ वैज्ञानिक, लिखेगा केवल पुरातत्वविद, या फिर लिखेगा भूगर्भ वैज्ञानिक प्लस पुरातत्वविद, ठीक है ना? तो ये दोनों थे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। फिर इसके बाद लेकिन एक पॉइंट होता है कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसको कहा जाता है? देखो कन्फ्यूजन है, इसलिए दोनों चीज़ों को ध्यान रखना। एक पॉइंट है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे, उन्होंने पुरातात्विक अवशेषों का अनुसंधान शुरू किया, ठीक है? और पूरा पाषाणिक जो थे उसमें पत्थर के औजार वगैरह ढूँढना, ये सब चीज़ें उन्होंने किया था। एग्ज़ैक्ट बताएँ तो मद्रास में, अभी हम मैप दिखाएँगे, मद्रास में एक जगह है पल्लवरम करके, उसमें नाम देख लेना, अभी मैप में दिखाएँगे। तो मद्रास में एक जगह है पल्लवरम, वहाँ से इन्होंने एक हैंड एक्स प्राप्त किया था, कुल्हाड़ी टाइप की, जो पूरा पाषाणिक थी। तो सबसे पहले ये पूरा पाषाणिक में हैंड एक्स, हाथ से बने हुए जो पत्थर के कुल्हाड़ी वगैरह थी, उसको प्राप्त किया था पल्लवरम में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? तो जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट नहीं है। अगर जनक पूछता है कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? तो वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। ध्यान रखिएगा दोनों नाम, 2 नाम इम्पोर्टेंट, पहला रॉबर्ट ब्रूसफुट और दूसरा अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम वो व्यक्ति हैं जिनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ठीक है? 1861 के आसपास ये जो बंगाल वाला एरिया था आपका, तो वहाँ पर इनको ये ज़िम्मेदारी दी गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम को, इंजीनियरों के साथ मिलकर के कुछ खुदाई वगैरह करने का। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने नहीं की, लेकिन क्योंकि ये उस डिपार्टमेंट के हेड बना दिए गए थे जो हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम थे, तो जनक जो बोला जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है, ठीक है? 1861 की ही बात हो रही है, जबकि अगर हम रॉबर्ट ब्रूसफुट की बात करें तो 1863 में उन्होंने प्राप्त किया था जो कुल्हाड़ी प्राप्त की थी हैंड एक्स पल्लवरम से। तो भारतीय पुरातत्व के जनक हमारे हो गए कौन? भारतीय पुरातत्व के जनक हो गए हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम, लेकिन पूरा पाषाणिक अनुसंधान करने का श्रेय किसको गया है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन है? भूगर्भ प्लस पुरातत्वविद। क्लियर? अब दूसरी बात समझना स्टूडेंट। अब अगर हमें कोई चीज़ पता करनी है, तो सबसे बड़ा बड़ा पॉइंट क्या है कि हमें कोई स्रोत चाहिए होगा, कोई साक्ष्य चाहिए होगा। हमें कैसे पता चला कि ये पूरा पाषाणिक रहा होगा, ये नवपाषाण का रहा होगा? भाई कोई तो स्रोत मिला होगा, कोई तो ऐसे साक्ष्य होंगे जिससे पता किया गया होगा, ठीक है ना? तो ये सब उत्खनन के दौरान प्राप्त हुआ।
अगर आज भी अगर हम देखें कि ऐसी सामग्री कहाँ पे रखी हुई है, अगर हमें जानना हो कि ये अवशेष जो हैं, वो कहाँ पर रखे गए हैं जिससे हमें ये जानकारी मिल जाए, तो उसके लिए संग्रहालय बनाना पड़ेगा, ठीक है? अब अगर हम वैश्विक दृष्टि में देखें, विश्व के रिस्पेक्ट में, तो विश्व के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे, तो एक संग्रहालय बना हुआ है कोपेनहेगन में, डेनमार्क। तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। तो अगर वैश्विक संग्रहालय देखोगे, तो वहाँ पर बना हुआ है, कोपेनहेगन संग्रहालय नाम बोला जाता है। और अगर भारत की बात करोगे, तो भारत में आपका भोपाल में है। भोपाल में है आपका ये मानव संग्रहालय कहा जाता है, भारतीय मानव संग्रहालय, जिसका आज की डेट में नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, उसको बदल दिया गया था। तो 2 संग्रहालय जो आपको ध्यान रखने हैं, एक पहला जो वैश्विक दृष्टि में याद रखना है, वो डेनमार्क में है, कोपेनहेगन में, ठीक है? और अगर भारत में याद रखना है, तो भारत में आपका भोपाल में है, जिसको मानव संग्रहालय कहा जाता है। तो हुआ क्या कि जब भी सामग्री की कोई बात होती है, तो हम लोग कोपेनहेगन संग्रहालय जो आपका विश्व वैश्विक दृष्टि का है, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो एक इतिहासकार कहे जाते हैं जिनको बोला जाता है थॉमसन। देखो 2 नाम हम पहले ले चुके, तीसरा नाम अब हम ले रहे हैं, थॉमसन। कैसे याद करोगे? इलेक्ट्रॉन की खोज वाला अगर याद हो जे.जे. थॉमसन, तो ये वो जे.जे. नहीं है, ये जर्गेनसन थॉमसन है, क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन, नोट्स में है, इसलिए हमने नोट्स शेयर किया था, उसको आपको देख लेना चाहिए था, ठीक है? तो क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन, ये आपके इतिहासकार थे। इन्होंने क्या किया कि जो कोपेनहेगन संग्रहालय है, जो डेनमार्क में है कोपेनहेगन संग्रहालय, वहाँ की सामग्रियों को स्टडी किया, वहाँ की सामग्रियों को इन्होंने देखा और इन्होंने देख करके ये जो 3 कालखंड हैं हमारे, 3 कालखंड हैं जो हिस्ट्री के, ठीक है? तो इन 3 कालखंडों में जिसको इन्होंने ये बाँटा था कौन-सा आद्य ऐतिहासिक, फिर उसके बाद प्रागैतिहासिक और आपका ऐतिहासिक। इन्होंने उस सामग्री के आधार पे इसको 3 पार्ट अलग बना दिया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्रियों के आधार पर, ध्यान से सुनना, इसीलिए हम कहते हैं सुनना ज़रूरी है, इधर-उधर भटको मत, दिमाग इधर-उधर नहीं लगाना। नोट्स लिखा हुआ है, जो बोल रहे हैं वही इम्पोर्टेंट है, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्रियों के आधार पर त्रियुगीय विभाजन का श्रेय किसे जाता है? त्रियुगीय यानी 3 युग के विभाजन का श्रेय किसको जाता है? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्रियों के आधार पर। तो आप कहोगे थॉमसन को जाता है, क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन को जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस सामग्री के आधार पे इनको 3 कालखंड में बाँट दिया। अब नाम सुनना क्या है? पाषाण काल, कांस्य युग, यानी कि पहला पाषाण युग बोला, दूसरा कांस्य युग बोला और तीसरा लौह युग बोला। जो 3 कालखंड हम प्रागैतिहासिक पढ़ रहे हैं, आद्य ऐतिहासिक पढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक पढ़ रहे हैं, अब इसको इन्होंने 3 युग में सामग्री के आधार पे बता दिया। यानी प्रागैतिहासिक काल को पाषाण युग कहा, आद्य ऐतिहासिक को इन्होंने कांस्य युग कहा, कांसा, और जो ऐतिहासिक काल है उसको इन्होंने लौह युग कहा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि धातु मिलने लगे थे। जब धातु मिलने लगे थे, तो इन्होंने धातुओं के आधार पे डिवीज़न कर दिया था। ये क्वेश्चन बनता है कि कोपेनहेगन संग्रहालय में जो सामग्री है उसके आधार पर त्रियुगीय विभाजन का श्रेय किसे जाता है? वो जाता है जर्गेनसन थॉमसन को। थॉमसन सीधे याद कर सकते हो। कैसे बाँटा इन्होंने? पाषाण युग, कांस्य युग और तीसरा आपका बना लौह युग। अगर हम आपसे कहें कि किस युग को लौह युग कहा गया है, तो ऐतिहासिक काल को आप लौह युग कहेंगे। हमने कहा कौन-सा युग है जिसको हम लोग कांस्य युग कहते हैं या कांसा का प्रयोग जहाँ हो रहा था। तो कांस्य युग कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल को, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता है, कांसे की मूर्ति मिलने लगेगी। नर्तकी की कांसे की मूर्ति बहुत फेमस चीज़ है ये। तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने लगेगा, तो वो आद्य ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। पाषाण युग कौन-सा आपका वो? तो 3 नाम, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं 3 नाम। फर्स्ट नाम जो नाम बताया हमने रॉबर्ट ब्रुसफुट, दूसरा नाम हमने क्या बताया आपको? अलेक्जेंडर कनिंघम और तीसरा नाम आपको हमने बताया कौन-सा? थॉमसन। तीनों की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो रॉबर्ट ब्रुसफुट हैं, वो भारतीय पुरातत्व अन्वेषक थे, जिन्होंने अनुसंधान शुरू किए थे। पल्लवरम जो मद्रास में जगह है, वहाँ पे हैंडेक्स प्राप्त किया था और ये भूगर्भ वैज्ञानिक है, पुरातत्वविद हैं। दूसरे साइंटिस्ट का नाम हमने आपको बताया जो अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तीसरा नाम आपको हमने बताया थॉमसन। थॉमसन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्रियों को इकट्ठा करके, उसका स्टडी करके त्रियुगी विभाजन किया था।
तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई सभी को, जो हमने पॉइंट बताए अभी बेसिक चीज़ें? यस या नो? यस या नो? इसमें अगर कोई डाउट हो किसी को, देखो अभी हमने बेसिक चीज़ें बताई, देखो बहुत ध्यान से सुनना, तुरंत याद हो जाएगा। नोट्स वगैरह अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स आप बाद में देखा करो, जो बोल रहे हैं ना, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है। अगर जितना बोल रहे हैं वो याद कर लिए, तुम्हारे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाले, ये ध्यान रखना। तो हम जो बता रहे हैं वो जल्दी से याद हो जाएगा, सीधे-सीधे नोट्स पढ़ोगे तो तुम्हें जल्दी क्लियर नहीं हो पाएगा ना, वो बहुत सारा लिखा हुआ है उसमें। तो हमने आपको तीनों कालखंड बताए, कुछ मेन साइंटिस्टों के नाम बताए, जो मुख्य-मुख्य थे। अब हम लोग चलते हैं, अच्छा इसमें एक और चीज़ बोलते हैं, जो भारतीय पुरातत्व है ना, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो भारतीय पुरातत्व विभाग है अपना, जो इंडिया का भारतीय पुरातत्व विभाग है, वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है, याद रखना। कौन-सा मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय। तो जो हमारा भारतीय पुरातत्व विभाग है भारत का, वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है? चलिए जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। अच्छा रॉबर्ट ब्रूस के बारे में देखो, रॉबर्ट ब्रूस जो हैं अ, आपके भारतीय पुरातात्विक या पूरा पाषाणिक हो एग्ज़ैक्ट, पूरा पाषाणिक अन्वेषक थे। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड भारतीय पुरा पाषाणिक अन्वेषक थे, यानी अनुसंधानकर्ता थे। 1863 में इन्होंने मद्रास के पल्लवरम से हैंड एक्स प्राप्त किया था सबसे पहले। तो इनको बोला जाता है पूरा पाषाणिक अन्वेषक, जो पूरा पाषाणिक है उसके अन्वेषक बोले गए हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट। और ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। जो भारतीय पुरातत्व विभाग है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है? भारतीय पुरातत्व विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? भारतीय पुरातत्व विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? भारतीय पुरातत्व विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? संस्कृति मंत्रालय। वेरी गुड, वेरी गुड। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हैं? 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 कनिंघम, सीधा कनिंघम याद कर सकते हो, ठीक है? कनिंघम सीधे याद कर सकते हो, अलेक्जेंडर कनिंघम पूरा नाम कनिंघम, ठीक है। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हैं? आपके कनिंघम। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्रियों के आधार पर त्रियुगीय विभाजन का श्रेय किसको जाता है? त्रियुगीय विभाजन का श्रेय किसको जाता है? पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। त्रियुगीय विभाजन का श्रेय किसको जाता है? त्रियुगीय विभाजन का श्रेय किसको जाता है? त्रियुगीय विभाजन का श्रेय किसको जाता है? थॉमसन, जर्गेनसन थॉमसन, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, थॉमसन को। सचिन, कई लोगों ने आंसर दिया, वेरी गुड। जो लोग आंसर नहीं दे वो भी दें। विनय, रोनिका, कोमल, राजरानी, सृष्टि, सचिन सबने आंसर दिया, वेरी गुड। श्रवण, तो थॉमसन ने, वेरी गुड। जो भारतीय मानव संग्रहालय है वो भारत में कहाँ पर है? भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? विजय कुमार एमपी, वेरी गुड। आकांक्षा पाल भोपाल। देखो एमपी केवल एमपी कहोगे तो एमपी से थोड़ी ना बनेगा। भई एमपी में बहुत सारे शहर हैं, उनको भोपाल बताना पड़ेगा, ठीक है? इंदौर भी बता दोगे तो फिर कैसे होगा? एमपी नहीं बोल सकते ना। भोपाल बोलो, भोपाल के बाद भोपाल ऑलरेडी एमपी में है, तो वो कर लो, ठीक है? तो भोपाल में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी आपकी, जो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें, है ना? कुछ मेन-मेन चीज़ें आपको बताई हमने। अ, अब हम लोग देखते हैं पॉइंट, आपका एक मैप हम शेयर कर रहे हैं, मैप। अब उससे हम लोग जगह की बात करेंगे। मैप को ध्यान से देखना और जो हम बोलते जाएँ, देखो डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई इधर-उधर हो तो उसको हटा दो, डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि हम सीधे मैप से उस चीज़ को क्लियर करने वाले हैं। जो बोलेंगे उसको सुनना, नोट्स में सब लिखा हुआ है, लेकिन जो बोलेंगे उसको समझना, याद हो जाएगा तुरंत, ठीक है? तो अभी हम आपको वो शेयर कर दे रहे हैं।
ठीक है? ये अभी भी ऐड हो रहे हो फैज़ आलम और क्या कर रहे हो भई? आधे घंटे की क्लास हो चुकी है, तुम लोग अभी भी ऐड हो रहे हो। हुँ, ठीक है तो मैप दिख रहा है सबको? मैप दिख रहा है, यस या नो? मैप क्लियर हो गया, शेयर हो गया है? सबको दिख रहा है? रेज़ योर हैंड। मैप दिख रहा है सबको? ओके, ठीक है। अ, अब ज़रा देखिएगा इसमें, पहले तो एक बार देख लो पूरा सभी लोग। पहले सारे नाम पढ़ो एक बार, 2 मिनट आपका, सारे नाम पढ़ो ज़रा जल्दी से मैप में। मैप में नाम पढ़िए सभी लोग जल्दी से। देख लिया सभी ने? ठीक है। आई होप कि नाम देख लिया होगा सब लोगों ने, ठीक है? देखो, नाम हम एक बार आपको पढ़ के बता देते हैं। मेहरगढ़, ऊपर आपका दिख रहा होगा बुर्ज होम, गुफा कराल। 2-3 बार पढ़ो इन सारे नामों को, 2-3 बार, ठीक है? एक बार में याद नहीं होगा, बार-बार पढ़ना याद होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, रट लेना है ये नाम। इसके अलावा कोई और नाम पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। जितना इसमें बना हुआ है ना, ये पढ़ लेना क्वेश्चन मिल जाएगा। मेहरगढ़, बुर्ज होम, गुफा कराल, बागोर, सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा, कोल्डिहवा, चिरांद, भीमबेटका, नौदा टोली, आदमगढ़, हथनौर, नेवासा, संगलकल्लू और पल्लौरम, ठीक है ना? तो ये कुछ नाम हैं। अब ज़रा एक देखो आवाज़ क्लियर होगी ही, अब हम जो बोलते हैं ना उसको ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग यहाँ की बात करते हैं, ये वाली जगह जो है मेहरगढ़, ठीक है? मेहरगढ़ जो जगह है, आपको अगर इसमें दिख रहा हो ये पाकिस्तान का एरिया है स्टूडेंट, हमारी बातें ध्यान से सुनते जाना, ठीक है? मेहरगढ़ जो है आपका वो पाकिस्तान वाला एरिया है जो बलूचिस्तान में पड़ता है और मेहरगढ़ ही वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य मिलने का से जो आपका देखा गया वो मेहरगढ़ में देखा गया है, ठीक है? यहाँ पर जो खेती की गई है वो 7000 ईसा पूर्व की गई है। अब 7000 ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले 7000, आज से लोगे तो फिर 2000 और हो चुका है मतलब 9000 हो जाएगा, टोटल अगर देखें तो। तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व 7000 ईसा पूर्व सबसे पहले किसी के साक्ष्य मेहरगढ़ में देखने को मिला है, भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है, ठीक है? मेहरगढ़ ही वो जगह है जहाँ पर जब कृषि किया गया, तो यहाँ पर स्थायी निवास के प्रमाण मिले। देखो सब याद होगा हम पहले बता चुके हैं, जहाँ पर खेती होगी तो स्थायी निवास मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर जो खेती की गई है वो गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? गेहूँ के। तो मेहरगढ़ में आपको गेहूँ का साक्ष्य मिला है, ठीक है? गेहूँ का। दूसरा यहाँ पर स्थायी निवास का साक्ष्य मिला है आपका, ठीक है ना? मेहरगढ़ वो जगह है जो काफ़ी लंबे कालखंड तक रही है। इसका मतलब यहाँ से बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले हैं, जो ये बताते हैं कि पाषाण कालीन मतलब ये पूरा जो चल रहा है प्रागैतिहासिक काल से, तो पाषाण कालीन जो भी चीज़ें थी, वहाँ से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता, संस्कृति तक के अवशेष मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये जगह, ध्यान रखिएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ वो जगह है जहाँ से हमें पाषाण काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के साक्ष्य मिले हैं, मेहरगढ़ से, ठीक है? बलूचिस्तान प्रांत आपका ये पड़ता है। ये क्वेश्चन बनता है, कौन-सी ऐसी जगह है? तो कृषि जो सबसे इम्पोर्टेंट वो आपको ध्यान रखना है, स्थायी निवास, कौन-सी खेती की गई? गेहूँ की खेती की गई थी। कब की गई थी? लगभग 7000 ईसा पूर्व की गई, ठीक है? ये तो मेहरगढ़ की बात हुई। ये ऊपर देखो ज़रा, ऊपर हम लोग देखते हैं बुर्ज होम। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें, बुर्ज होम की बात करते हैं सबसे ऊपर, ये बुर्ज होम। तो बुर्ज होम की अगर बात करेंगे तो बुर्ज होम कश्मीर वाला एरिया, जम्मू कश्मीर का एरिया है।
ये ऊपर अगर देखोगे बुर्ज होम और गुफा कराल, तो ये दोनों जम्मू कश्मीर वाले एरिया हैं। तो बुर्ज होम वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन बनता है कि किस पाषाणिक स्थल या नवपाषाणिक स्थल से हमको गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं? गर्त आवास, गड्ढे बनाकर रहना, गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। तो गर्त आवास के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? ये चीज़ हमें पता चलती है बुर्ज होम से। अच्छा, बुर्ज होम ही वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो कब्र मिली तो उसमें इन लोगों ने देखा कि मतलब मानव के साथ कुत्ते का भी कंकाल दफनाया गया था, मतलब कुत्ते के भी कंकाल देखने को मिले हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि मानव के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ पर देखने को मिला है? कौन से ऐसे स्थल हैं? तो बुर्ज होम है। 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट माइंड में याद कर लो। पहला, बुर्ज होम वो जगह है जहाँ पे गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। गड्ढे बनाकर रहना, देखो उसका एक फ़ायदा था गड्ढे बना के रहना। अब जैसे मान लो आँधी वगैरह आई या तूफ़ान आया, कुछ वैसा हुआ, तो वो गड्ढे बना के अंदर रहते थे, है ना? ऊपर से कुछ ढक दिया समथिंग तो बचे रहते थे। ठीक है? तो गर्त आवास और दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखा क्या कि मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है। नीचे एक नाम लिखा होगा गुफा कराल। देखो गुफा कराल का एक मतलब होता है कुम्हार की गुहा। मतलब इसका जो एग्ज़ैक्ट मतलब होता है गुफा कराल का मतलब कुम्हार की गुहा। गुफा कह सकते हो वैसे गुहा शब्द है, गुफा कराल। तो कुम्हार की गुहा, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है गुफा कराल, बस एक नाम है इसलिए समझ लो यहाँ पर एक साक्ष्य मिला है कृषि और पशुपालन का कि मतलब खेती-वेती होती थी यहाँ पर भी। और पशुपालन वगैरह भी होता था, ठीक है? तो कुम्हार की गुहा बोला जाता है गुफा कराल को। मेहरगढ़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बुर्ज होम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? नीचे ज़रा आओ, बागौर, अगर बागौर वाला स्थान आप देखोगे ना तो ये राजस्थान का एरिया है, ठीक है? राजस्थान का जयपुर वाला सॉरी जयपुर कह रहे हैं, भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा जो स्थान पड़ता है आपका राजस्थान में, वो वाला एरिया आपका बागौर पड़ता है। बागौर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बागौर वो जगह है, जहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मध्य पाषाण कालीन वो कौन से स्थल हैं, जहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है? तो पशुपालन के साक्ष्य जो मिले हैं, वो एक्चुअल में 2 जगह से मिले हैं, ठीक है? 2 जगह कौन से देखो, एक तो है बागौर, दूसरा है आदमगढ़। ये वाली जो जगह आपको दिख रही है आदमगढ़, तो ये एमपी का एरिया है। आदमगढ़ जो है ये एमपी वाला एरिया है, ठीक है? तो आदमगढ़ और बागौर 2 जगह हैं जहाँ पे आपको मिला है पशुपालन का साक्ष्य। सबसे पहले की बात हो रही है, कि सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन का साक्ष्य कहाँ पे मिला है? तो आदमगढ़ और बागौर में मिला है, ठीक है? आदमगढ़ आपका एमपी में पड़ता है, बागौर राजस्थान में पड़ता है। अगर इनमें भी आए तो देखो दोनों में से कोई एक ही आएगा। वैसे सबसे पहला जो मिला है वो आदमगढ़ से मिला है, ठीक है? आदमगढ़ को माना जाता है मेन। तो बागौर जो है वो राजस्थान का एरिया है, आदमगढ़ आपका एमपी का एरिया है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सबको। अच्छा, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है भाई? अ, कंट्री की कृषि अवशेष गेहूँ मेहरगढ़ से लिया या ओनली इन इंडिया? देखो, भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है। भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब तो उस समय पाकिस्तान अलग नहीं था, ठीक है ना? ये पूरा एरिया माना जाता था। तो उस समय यही साक्ष्य मिला है तो गेहूँ का। दूसरी चीज़, ये पहले की चीज़ है। देखो 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं नवीनतम खोजों के आधार पर? सुनना ध्यान से। जैसे आपने बोला ना तो कन्फ्यूजन होता है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में देखो 2 सब चीज़ एक साथ इसलिए नहीं बताते ना, तुम लोग परेशान हो जाते हो, सब चीज़ इसलिए नहीं बताते क्योंकि आपका कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी है, जो कन्फ्यूजन बढ़ा देंगे एक साथ अगर हम करेंगे तो। अभी जितना हम बोलते जा रहे हैं, वो अभी सुनो, ठीक है? हम क्लियर कर देंगे अभी आपको। अगर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य मिले मेहरगढ़ में, तो वो आपका गेहूँ। लेकिन एक क्वेश्चन बनेगा जब नवीनतम खोज हुआ, अभी के समय में जब कुछ सालों पहले जब हुआ, नवीनतम खोज जब हुई, तो ये स्थान बदल गया है, जानते हो? वो स्थान का नाम पड़ गया लहुरा देव, एक दूसरा जगह है लहुरा देव, ठीक है ना? तो आपकी कन्फ्यूजन बढ़ेगी, वो हम आगे चल के बताएँगे। अभी आपको याद रखना है मेहरगढ़, कि सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वो मेहरगढ़ है। लेकिन जब वो क्वेश्चन में लिखेगा कि नवीनतम खोजों के आधार पर कहाँ पर मिला है, तो वो यूपी की एक जगह है जिसको बोलते हैं लहुरा देव। इसमें मैप में नहीं है वो उसको बोलते हैं लहुरा देव, नवीनतम खोजों के आधार पर, ठीक है? लहुरा, लहुरा देव बोलते हैं, लहुरा देव, ठीक है? लहुरा देव शब्द है। ये यूपी वाले एरिया में पड़ता है, लहुरा देव। तो 2 अलग-अलग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है?
क्या बनते हैं कि अगर बोलता है कि नवीनतम खोजों के आधार पे कौन है, तो नवीनतम खोजों के आधार पे आपका लहुरा देव बनता है। सब एक साथ बताने में कन्फ्यूज़न बढ़ती है, ठीक है? लेकिन जो माना जाता था पहले वो मेहरगढ़ माना जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? सबको क्लियर हुआ यहाँ पर? ओके। अरे कैसे पता चलता था खेती होती थी, साक्ष्य मिले। अब जैसे उन्होंने खुदाई की तो कुछ दाने वगैरह मिल गए, चावल की भूसी मिल गई, गेहूँ के दाने मिल गए, है ना? ऐसे होता था जैसे पत्थर वगैरह होते थे या दरारें होती तो उसमें दाने फँसे हुए होते थे, है ना? तो इन चीज़ों से पता चल जाता था कि अच्छा कुछ ना कुछ यहाँ पर हुआ करता था, ठीक है? तो हमने कुछ जगह बताई आपको, एक मेहरगढ़, दूसरी जगह बताई बुर्ज होम, तीसरा आपको बताया गुफा कराल, चौथा आपको बताया हमने बागौर, पाँचवाँ आपको हमने बताया आदमगढ़। सबको चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है? अच्छा, अब आगे की जगह देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं आपका ये वाली जगह जो भीमबेटका है, देखो एमपी में ही है। ये जो भीमबेटका वाली जगह है, भीमबेटका दिख रहा होगा। अच्छा, अब भीमबेटका में अगर आप लोग समझे तो ये एरिया कौन-सा पड़ रहा है? ये एरिया एमपी का है, ठीक है? भीमबेटका एमपी है। तो नोट्स में सब लिखा हुआ है, जो हम समझा रहे हैं बस वो ध्यान से सुनते जाना। जब दोबारा रिवाइज़ कर लोगे उसमें सारी चीज़ें आ जाएँगी। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो भई? हुँ, रोहित कुमार, क्या प्रॉफ़िट होता है सर चावल के दाने से? भैया चावल के दाने से हम लोग प्रॉफ़िट पूछता है, चावल के दाने से क्या होगा? मतलब क्या करते हो तुम लोग? हद करते हो। कहाँ है रोहित भाई? चावल के दाने से प्रॉफ़िट क्या होगा? चावल से क्या फ़ायदा होगा? हैं? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब ये मतलब चावल का दाना भई खाद्यान्न का मतलब खाने के लिए यूज़ करते थे ये लोग, तो कुछ मुख्यतः 8 प्रकार की फसलें उगाई जा रही थी उस समय। अब हम सारा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर मुख्यतः बात करें हम लोग तो गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, सोरगम, जई, है ना? राई, कई सारी फसलें थी। लेकिन जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो आपके गेहूँ, चावल के मुख्यतः साक्ष्य है ना? जौ का है। अच्छा एक और चीज़ इसमें है, जो जगह हमने बताई थी आपको जैसे मेहरगढ़ जब हमने बताया आपको, तो मेहरगढ़ में गेहूँ का साक्ष्य मिला था, ठीक है? गेहूँ का साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ में। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य भी मेहरगढ़ है। जब क्वेश्चन ये पूछता है जब क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर वैश्विक दृष्टि में देखें कि सबसे पहले किसकी खेती हुआ करती थी, तो ध्यान रखिएगा गेहूँ की खेती नहीं होती थी वैश्विक दृष्टि में। वैश्विक दृष्टि में सबसे पहली जो खेती होती थी वो जौ की खेती मानी जाती है। वैश्विक, विश्व की दृष्टि में बता रहे हैं। देखो धीरे-धीरे बता रहे हैं जिससे क्लियर हो। हमने आपको सबसे पहले बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप में अगर बात की जाए तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ में मिले हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। और किस चीज़ का साक्ष्य मिला था? गेहूँ का, पुराने अवशेष के आधार पर। नवीनतम के आधार पे कहोगे तो नवीनतम के आधार पर यूपी में एक जगह पड़ती है लहुरा देव, लहुरा देव, नवीनतम खोज के आधार पर। तो अगर लहुरा देव ऑप्शन में है, तो लहुरा देव सही होगा। अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है, तो मेहरगढ़ सही होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत समय तक मेहरगढ़ माना गया क्योंकि जब तक ये खोज नहीं हुई, नवीनतम खोज जब नहीं हुई। लेकिन जैसे ही नवीनतम खोज हो गई, तो वो स्थान लहुरा देव को दे दिया गया। लेकिन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या था? लहुरा देव से गेहूँ नहीं मिला है, लहुरा देव से चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो लहुरा देव से चावल का साक्ष्य मिला है, जो धान की भूसी के रूप में मिला था। ठीक है? तो कन्फ्यूजन ना बढ़े इसलिए हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान सुनना। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम खोजों के आधार पर कहाँ पर मिला है? मेहरगढ़। किस चीज़ का साक्ष्य मिला है? गेहूँ का साक्ष्य मिला है। कब मिला है? 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ में मिला है गेहूँ का साक्ष्य। नवीनतम खोज के आधार पर देखो बहुत कन्फ्यूजन होता है, हम बार-बार रिपीट कर रहे हैं इसीलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में जो साक्ष्य मिला है वो चावल का, वो कहाँ पर मिला है? वो है लहुरा देव। तो लहुरा देव में चावल का साक्ष्य मिला है, मेहरगढ़ में गेहूँ का साक्ष्य मिला है। और जब नवीनतम खोज हो गई तो ये थोड़ा-सा पुराना माना जाता है। ये 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। इसलिए पुराना हो गया। कौन? लहुरा देव जो यूपी में है। जबकि मेहरगढ़ का जो माना जाता है वो 7000 ईसा पूर्व माना जा रहा है।
तो जब नवीनतम खोज हुई तो लहुरा देव को पुराना कर दिया गया। दोनों जगह का नाम क्लियर हो गया। लेकिन अब तीसरा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले वैश्विक दृष्टि में किस फसल या किस खाद्यान्न का अवशेष मिला है? जौ। वैश्विक दृष्टि में जौ मिला है, भारत में नहीं, वैश्विक दृष्टि में। ये जो मध्य एशिया पड़ता है, ईरान वाला एरिया, तो ईरान और भूमध्य सागर का जो एरिया होता है, वहाँ पर जौ के अवशेष मिले हैं। तो वैश्विक दृष्टि में देखा जाए तो जौ की खेती का साक्ष्य मिला है। भारत में देखा जाए तो मेहरगढ़ में गेहूँ का साक्ष्य मिला है और लहुरा देव में आपका चावल का साक्ष्य मिला है। तीनों पॉइंट क्लियर हुए सभी को? कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन किसी को? नहीं ना? जौ का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला है? जौ का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला है स्टूडेंट? जौ का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला है? जौ का साक्ष्य कहाँ मिला है? ईरान। नवीनतम खोजों के आधार पर चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं भारत में? नवीनतम खोजों के आधार पर चावल के अवशेष कहाँ मिले हैं भारत में? नवीनतम खोजों के आधार पर चावल के अवशेष कहाँ मिले हैं भारत में? लहुरा देव, वेरी गुड। सौरभ, अनुराधा, आकांक्षा, वेरी गुड। और सबसे पहले कृषि के साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में किसको माना जाता था पहले? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य सबसे पहले किसको माना जाता था? प्राचीनतम किसको माना जाता था पुराने अवशेष के आधार पर? किसको माना जाता था पुराने अवशेषों के आधार पर? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य को कहाँ पर माना जाता था? वॉइस क्लियर है हमारी? हेलो एवरीवन। मेहरगढ़, 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 वेरी गुड, मेहरगढ़। तो क्या अब कंफ्यूजन हुआ तीनों जगह में? मेहरगढ़, लहुरा देव और ईरान में कोई कंफ्यूजन? ईरान और मध्य एशिया से कौन? जौ। ठीक है। मनीष, तुम ट्रेन में बैठे हो क्या? मनीष बिंद, तुम ट्रेन में बैठ के क्लास ले रहे हो? वाह। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तीनों जगह का नाम याद हो गया, जगह याद हो गए, मेहरगढ़ हो गया, बोरझोम हो गया, ठीक है। अच्छा, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं आपके? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं आपके आदमगढ़ और बागौर। याद आया? आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? एमपी में। बागौर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है। अब जरा एक और जगह का आपको बताते हैं हम। इतना चीज क्लियर हुआ होगा। जो मैप था वो हम आपको फिर से शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझना। आ, जरा इसमें देखो स्टूडेंट, इसमें देखो जरा, कोलडिहवा सर्च करो जरा, कोलडिहवा। इसमें कोलडिहवा सर्च करो, कोलडिहवा। कोलडिहवा यूपी में दिख गया? कोलडिहवा सभी को दिख गया? कोलडिहवा, कोलडिहवा दिख गया होगा सभी को, ठीक है। तो कोलडिहवा की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो कोलडिहवा में चावल का साक्ष्य मिला है। ये यूपी का जो इलाहाबाद वाला एरिया है, इसमें सॉरी, इलाहाबाद का प्रतापगढ़ का जो एरिया पड़ता है, प्रतापगढ़ वाला एरिया। तो कोलडिहवा जो है वो आपका प्रतापगढ़ वाला एरिया पड़ता है। प्रतापगढ़ नहीं कहेंगे, वो काफी दूर हो गया। कोल्डिवा यही इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र मान लो। आसपास का क्षेत्र ही माना जाएगा, क्योंकि अगर प्रतापगढ़ वाला एरिया लेंगे तो उसमें ये ऊपर वाले पड़ेंगे, सराय नाहर राय, महदां और दमदमा, ये लोग पड़ेंगे, है ना। तो इलाहाबाद के आसपास का ही एरिया था कोल्डिवा। देखो कंफ्यूजन होती है, इसलिए हम एक एक बता रहे हैं, ठीक है ना, एक एक नाम बता रहे हैं। तो कोल्डिवा में क्या हुआ आपका? कोल्डिवा जो आपको दिख रहा होगा, तो कोल्डिवा दिख लिया आपको? हाँ, वही गंगा नदी जो एरिया है, ये इलाहाबाद का ही एरिया पड़ता था, मध्य गंगा घाटी का एरिया पड़ता है ना। तो वो है आपका। अब ध्यान से सुनना, देखो कंफ्यूजन हम खत्म करते जा रहे हैं। नोट्स पढ़ोगे बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, इसलिए हम बोल रहे हैं वो कंफ्यूजन कम आपको जो है। कोलडिहवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। कोलडिहवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। अब स्टूडेंट बताइए, हमने दो जगह के नाम बता दिए जहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं। एक पहला नाम बताया हमने आपको लहुरा देव, और एक दूसरा नाम बता दिया कोलडिहवा। भारत में
2 जगह के नाम जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। पहला नाम लहुरा देव, दूसरा नाम कोल्डिहवा, ठीक है? लहुरा देव और कोल्डिहवा। राजरानी, जब चावल का क्वेश्चन पूछेगा तो लहुरा देव लगाएँगे या फिर कोल्डिहवा? ठीक है, वेरी गुड। देखो हमने बोला था पहले कंप्लीट हो जाया करो, कंप्लीट हो जाने दिया करो, आपका क्वेश्चन वैसे ही खत्म हो जाएगा। तुम लोग बहुत जल्दी से डिस्टर्ब हो जाते हो। अभी हम कुछ बोले ही नहीं, बताए नहीं, नाम बताए और तुम पहले ही परेशान होने लग गए। चलो हम तुमको एग्ज़ैक्ट डेट बताते हैं, ठीक है? थोड़ा कन्फ्यूजन ना क्रिएट इसलिए हम एक सीक्वेंस में बता रहे हैं। लहुरा देव में चावल का साक्ष्य मिला है 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच। लहुरा देव में चावल का साक्ष्य मिला है 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच। कोलडीहवा में चावल का साक्ष्य मिला है 6500 ईसा पूर्व। 6500 ईसा पूर्व मिला है आपका कोलडीहवा में और 9000 से 7000 ईसा पूर्व मिला है लहुरा देव में। अब आप बताओ कौन पुराना है? आपका क्वेश्चन वैसे ही खत्म हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया, अब आप बताइए कि चावल के साक्ष्य को पुराना क्या माना जाएगा, लहुरा देव या कोल्डीवा? बताइए, किसको मानेंगे, लहुरा देव को या फिर कोल्डीवा? ऑब्वियस सी बात है लहुरा देव। क्लियर हो गया? तो हम बता तो रहे हैं आपको कि क्वेश्चन आपका कुछ बचेगा ही नहीं, कंप्लीट तो होने दो उसको पूरा, ठीक है ना? तो चावल का साक्ष्य अगर कभी आता है तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि 9000 से 7000 ईसा पूर्व लहुरा देव में मिला था और जो कोल्डीवा में मिला है वो 6500 ईसा पूर्व, ठीक है ना? तो पुराना आपका लहुरा देव है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। कृषि वाली चीज़ें क्लियर हुई सबको? कृषि वाली जगह से रिलेटेड मेनली क्लियर हो गया होगा जो मेहरगढ़ जगह है, ईरान वाली जो जगह है। एक आपका पड़ गया कौन-सा ये लहुरा देव और एक जगह पड़ गया आपका कोल्डीवा। पशुपालन से रिलेटेड हमने आपको 2 जगह का नाम बता दिया है, आदमगढ़ जो एमपी में है और एक दूसरी जगह हमने आपको बताया कौन-सा बागौर राजस्थान, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यूपी के अब 3 जगह की हम बात करते हैं। मैप हम फिर से शेयर कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो यूपी में अब हम 3 जगह की बात करते हैं। यूपी में यूपी में 3 जगह की हम लोग बात करते हैं, ज़रा ध्यान से देखना। कोल्डीहवा के ऊपर नाम लिखा होगा, सराय, नाहरराय, महदहा और दमदमा। सराय, नाहरराय, दमदमा और महदहा। नाम देखो ज़रा तीनों। सराय, नाहरराय, दमदमा और महदहा। दिख गया सभी को? सराय, नाहरराय, दमदमा और महदहा। हैंड रेज़ कर दो अगर क्लियर हो गया हो, दिख गया हो नाम तो हम डिस्कस करें फिर। दिख गया हो तो हम डिस्कस करें। तीनों नाम दिख गए सबको? ठीक है, प्रीति गुप्ता, अदिति, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, ठीक है। तो तीनों नाम आपका दिख गया होगा। कोल्डीवा के ऊपर जो नाम लिखे हैं, सराय, नाहरराय, महदहा और दमदमा। बड़ा ध्यान से सुनना स्टूडेंट अब, एकदम सीक्वेंस में सब चीज़ें याद होती जाएँगी। ये जो तीनों जगह है ना, सराय, नाहरराय, बार-बार नाम याद कर लो इसका, सराय, नाहरराय, दमदमा, महदहा। ये जो तीनों जगह हैं, ये प्रतापगढ़ का एरिया पड़ता है। ये है यूपी में प्रतापगढ़ का जो जिला पड़ता है, ये उस एरिया में पड़ते हैं तीनों। जो सराय, नाहरराय, महदहा और दमदमा है। ठीक है ना? कैसे इसको याद रखना है, अब इसको ध्यान से समझना। हड्डी के अवशेष मिले हैं यहाँ पर, हड्डी के, बोन्स, हड्डी के अवशेष और आभूषण यहाँ पर, हड्डी के उपकरण बनाए गए। एक क्वेश्चन पूछा गया कि कौन-सी ऐसी जगह है जहाँ से हड्डी के उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं। 2 जगह, पहली जगह महदहा, दूसरी जगह सराय नहार 2 नाम याद रखने हैं। भारत में कौन-सी ऐसी 2 जगह जहाँ से हड्डी के उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं? आपका 2 नाम है, पहला महदहा, दूसरा सराय नहार। दोनों का भी फँस जाए, वैसे तो दोनों आंसर हैं, लेकिन अगर दोनों का भी फँस जाए तो ध्यान रखिएगा अगर बोथ ऑप्शन नहीं है, तो ज़्यादा मात्रा में जो मिला है, जो ज़्यादा मात्रा में अवशेष मिले हैं हड्डियों के, उपकरण और आभूषण के, वो महदहा से मिला है। सराय नहार से मिला है लेकिन वो कम मात्रा में मिला है। आंसर दोनों होते हैं, लेकिन कभी-कभी क्वेश्चन क्या करता है कि दोनों को रख देता है और वो बोथ भी ऑप्शन नहीं करता। तो ध्यान रखिएगा महदहा आंसर किया जाएगा। तो हड्डी के आभूषण और उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो महदहा और सराय नहार। ये कन्फ्यूजन होता है, जब स्टेट वगैरह या कोई एग्ज़ाम होते हैं ना, तो वो कभी-कभी दोनों को रख देते हैं।
तो जो ज़्यादा अवशेष जहाँ से मिले हैं हड्डियों के उपकरण के, वो महदहा की जगह है, ठीक है? सराय नहार से थोड़ा कम मिला हुआ है, तो क्लियर हो गया होगा दोनों, ठीक है? सराय नहरराय, महदहा, यूपी का जो प्रतापगढ़ का एरिया है, वहाँ पे पड़ता है और यहाँ पे हड्डी के उपकरण और अवशेष प्राप्त हुए हैं। दमदमा जो जगह आपको दिख रही है यूपी में, वही प्रतापगढ़ का एरिया जो पड़ता है, दमदमा, यहाँ पे शवाधान मिले हैं। शवाधान मतलब कब्र टाइप के, जहाँ पे शवों को दफनाया जाता था। तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, दमदमा का क्वेश्चन एक पूछा गया था कि कौन-सी ऐसी जगह है जहाँ पर एक ही शव से 3 मानव कंकाल प्राप्त किए गए हैं? एक ही शव से, मतलब एक ही शवाधान, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल की प्राप्ति की गई है, ठीक है? तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से मिले। पूरा डिटेल में पढ़ना है, नोट्स जो हमने शेयर किया है उसको हम आज फिर शेयर कर देंगे। नोट्स में हमने पूरी डिटेल दे रखी है। दमदमा में टोटल 41 मानव समाधान मिले, मतलब समाधान मिले थे। उस 41 में से 5 जो थे युगल थे, यानी 2 लोग दफनाए गए थे 5 में, 1 में जो था 3 थे, बाकी जो थे वो 1-1 थे। तो टोटल मिलाकर के करीब 48 के आस-पास बैठते हैं जो मानव समाधान मानव कंकाल मिले थे, ठीक है? वो डिटेल में है, आप नोट्स में देख लेना। जो याद हम करने के लिए बोल रहे हैं वो याद कर लो। क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि वो कौन-सी जगह है जहाँ पर एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो वो जगह का नाम है दमदमा, ठीक है? तो सराय नहर्रा क्लियर हो गया, महदहा जहाँ हड्डी के उपकरण और आभूषण मिले हैं, दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। देखो चिरांद बगल में दिख रहा होगा, चिरांद एक बिहार का है, ये बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है, इसका बहुत सारा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये हिरन की जो हड्डी होती सींग होती थी, तो हिरन की सींगों का ज़्यादातर ये लोग प्रयोग करते थे, तो हिरन के सींगों के उपकरण प्राप्त हुए हैं यहाँ पे चिरांद में। बिहार में पड़ता है, ये सारण जिला पड़ता है, तो अ, हिरन की सींग के उपकरण कुछ प्राप्त हुए हैं, ठीक है? अगली जगह ज़रा देखो भीमबेटका, भीमबेटका ये एमपी में जो आपको दिख रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको रट लेना बिल्कुल भीमबेटका को, ठीक है? भीमबेटका जो दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्लियर? भीमबेटका। ऐसे याद रखोगे भीमबेटका ये एमपी के रायसेन जिला में पड़ता है, एमपी के रायसेन जिला में। कहाँ पड़ता है? एमपी के रायसेन जिला में। एमपी के रायसेन जिला में क्यों फेमस है? ये फेमस है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। जब रहते थे मानव वगैरह, आज मानव वगैरह जब रहा करते थे, तो जो गुफाएँ हुआ करती थी, पत्थर के वो होते थे, वहाँ पे चित्रकारी कर देते थे ये लोग। शैल चित्र, उन्हीं को शैल चित्र वगैरह कहा जाता था। तो भीमबेटका बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, रायसेन जिला पड़ता है एमपी में। ये एमपी का एरिया दिख रहा होगा ये आपको सब, ये जो नौदा टोली है, भीमबेटका, हथनौर, आदमगढ़, ये जो एरिया है सब एमपी वाले एरिया है, ठीक है? भीमबेटका, नौदा टोली, आदमगढ़, हथनौर और यही जगह देखो ये नर्मदा घाटी वाला जो है, ये नर्मदा नदी जाती है, ये नर्मदा घाटी का एक एरिया भी पड़ता है, ठीक है? नर्मदा एरिया एमपी में ही। इसी को विंध्य क्षेत्र भी बोलते हैं, विंध्याचल वगैरह जो पड़ता है पर्वत, तो ये सब पूरा एमपी वाला एरिया पड़ता है, ठीक है? तो भीमबेटका अगर पूछता है तो एमपी के रायसेन जिला में पड़ता है ये आपका और ये गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। एक दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत में शामिल कर रखा है इनके गुफाओं के शैलचित्र की वजह से, भीमबेटका वाली जगह को। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, याद रखिएगा, ठीक है? तो भीमबेटका क्लियर हुआ सबको? अच्छा, अब आगे अगर हम लोग देखें, आदमगढ़ की हम बात कर चुके हैं। ये नौदा टोली भी आपका है, ये नौदा टोली एमपी में पड़ता है। नौदा टोली एक साइंटिस्ट क्या इनका एक हिस्टोरियन का नाम पूछा जाता है, एचडी सांकलिया, एचडी सांकलिया, सांकलिया, एचडी सांकलिया। ये पूछा जाता है कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया? तो नौदा टोली का उत्खनन जो किया था स्टूडेंट, उन्होंने एचडी सांकलिया ने किया हुआ है। एचडी सांकलिया ने किया हुआ है नौदा टोली का उत्खनन, ठीक है? और नौदा टोली में वो जगह है जहाँ पे कुछ घर वगैरह मिले हैं, वृत्ताकार घर वगैरह, मतलब लकड़ी, बाँस, फूस इनका यूज़ करके मिलते थे, मतलब बहुत ज़्यादा ईंट-विट का प्रयोग नहीं होता था। नॉर्मल अ, घास-फूस जो होते थे ना, इनसे बना करके वृत्ताकार टाइप के घर मिले हुए हैं। तो नौदा टोली से मेन इम्पोर्टेंट ये नाम है, एचडी सांकलिया नाम है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? भीमबेटका क्लियर हो गया, आदमगढ़ आपको पशुपालन बता ही दिया, हथनौर जो है, ये जो एरिया पड़ता है, ये पूछा जाता है कि मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में कहाँ मिला है? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिला है? तो आंसर है आपका नर्मदा घाटी क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र।
मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिला है? तो ये नर्मदा घाटी क्षेत्र पड़ता है। ये हथनौर जगह का नाम होता है, होशंगाबाद में पड़ता है, ये आपका होशंगाबाद ही है। तो हथनौर जो है ये आपका नर्मदा घाटी क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पे मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य देखने को मिला है। ठीक है ना? तो ये उसके लिए है। अच्छा, पल्लव रंग जो नीचे आपको दिख रहा है, ज़रा इसके बारे में देख लो, फिर हम दोबारा इसको रिपीट कर देंगे। ठीक है? पल्लव रंग की बात करते हैं तो ये वो जगह है, जब हमने आपको बताया था कि पल्लव रंग ही वो जगह है जहाँ पर आपका रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। ठीक है? पहला हैंड एक्स, जो हैंड एक्स है वो सबसे पहले प्राप्त किया था हैंड एक्स पल्लवरम से। किसने? पल्लवरम से प्राप्त किया था रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। ये मद्रास के एरिया में पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट? अच्छा, जो संगन कल्लू है, संगन कल्लू जो आपको दिख रहा होगा, संगन कल्लू, संगन कल्लू को जरा ध्यान देखिए, ये कर्नाटक का एरिया पड़ता है। संगन कल्लू जो पड़ता है ये कर्नाटक में मैसूर क्षेत्र है। मैसूर सुना होगा सबने। तो कर्नाटक के मैसूर के बेल्लारी जनपद में, नोट्स में लिखा हुआ है, नाम परेशान मत हो बिल्कुल, नोट्स में पूरा डिटेल में सब चीज़ लिखी हुई है। तो कर्नाटक का जो आपका पड़ता है मैसूर, मैसूर एरिया। तो कर्नाटक के मैसूर एरिया में पड़ता है ये आपका बेल्लारी जनपद पड़ता है, तो संगन कल्लू। संगन कल्लू क्यों फेमस है? संगन कल्लू में राख के टीले प्राप्त हुए हैं। राख के टीले, तो राख के टीले प्राप्त हुए हैं, इसके लिए फेमस है ये संगन कल्लू, जो कर्नाटक वाले एरिया में पड़ता है। ठीक है ना? ये एक पॉइंट आपका हो गया, राख के टीले प्राप्त हुए हैं। अच्छा, अब एक बचा आपका नेवासा। देखो नेवासा को अगर आप ध्यान से दें तो नेवासा, ये जो एरिया आपका दिख रहा है नेवासा वाला, इस जगह पे बहुत सारे, ठीक है, चंदौली पड़ता है, यहाँ पे दैमाबाद पड़ता है ना? तो ये वो वाले एरिया पड़ते हैं। ये महाराष्ट्र का एरिया पड़ता है, महाराष्ट्र वाले एरिया में। ठीक है? यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि महाराष्ट्र के लोग, जगह का नाम हमने बताया, इसमें और भी जगह है, दैमाबाद वगैरह भी है। महाराष्ट्र के लोग शव को फर्श के नीचे दबाया करते, मतलब जो फर्श होती है ना हम लोग की फर्श, वो फर्श के नीचे आपका दफनाया करते थे। ठीक है? फर्श के नीचे दफनाते थे और उनको उत्तर-दक्षिण दिशा में रखा जाता था। अच्छा, आज की डेट में अगर आप लोग ध्यान दो सभी स्टूडेंट, अगर आज की डेट में अगर आप लोग ध्यान से देखें, तो जब शव को हम लोग रखते हैं, जैसे जो जलाने के लिए हम लोग ले जाते हैं, दफनाने की बात नहीं कर रहे, जैसे हिंदू धर्म में अगर बात करें, आवाज़ क्लियर है हमारी? वॉइस क्लियर है ना? वॉइस क्लियर है ना? वॉइस तो नहीं गई? अ ये वाला मैप भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, हम शेयर कर देंगे। ओके, ठीक है। तो देखिए क्या था कि जैसे शव को है ना, तो हम लोग भी अगर ध्यान दो ना, हिंदू धर्म में भी तो उत्तर-दक्षिण में रखा जाता है, अगर याद हो। जैसे जब कोई मरता है तो उसका सर किस साइड रखा जाता है? सर हिंदू धर्म में उत्तर की तरफ रखा जाता है। पैर किधर रहते हैं? दक्षिण साइड में रहते हैं, है ना? तो एक्चुअल में जो था, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्होंने एक्चुअल में महाराष्ट्र के लिए पूछा था, कि महाराष्ट्र के लोग जब शव को दफनाते थे, तो वो जो घर का फर्श होता था, जैसे ये घर है और इस फर्श है, तो ये फर्श के नीचे दफनाते थे उसको, फर्श के नीचे दफनाते थे और उनको उत्तर-दक्षिण दिशा में रखते थे। मतलब जैसे हिंदू धर्म में जो यूज़ हो रहा है, तो वो उत्तर-दक्षिण दिशा में रख कर के फर्श के नीचे दबा देते थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराष्ट्र के लोग जो शवों को दफनाते थे, वो किस दिशा में रख कर के दफनाते थे? तो आपको याद रखना है, उत्तर-दक्षिण दिशा में रखते थे। लेकिन यही चीज़ दक्षिण भारत में जब जाओगे ना, जब दक्षिण भारत की बात होगी, तो दक्षिण भारत में वो लोग उत्तर-दक्षिण में नहीं रखते थे। दक्षिण भारत में वो लोग पूरब-पश्चिम में रखते थे। मतलब दोनों में डिफरेंस था। महाराष्ट्र वाला जो एरिया था, नेवासा है, दैमाबाद है, चंदौली है, ये जो एरिया थे, चंदौली ये यूपी वाला नहीं, वो है महाराष्ट्र में भी एक एरिया पड़ता है, ठीक है? तो वहाँ पर उत्तर-दक्षिण में दफनाते थे वो लोग। लेकिन जो दक्षिण भारत था, उस दक्षिण भारत में ये लोग पूरब-पश्चिम में दफनाते थे रख कर के। तो जो मेनली क्वेश्चन पूछा गया, वो महाराष्ट्र वाले एरिया से पूछा गया, ठीक है ना? अच्छा, एक और चीज़ है कि समाधियाँ मिली हैं कुछ, समाधियाँ जो मिली हैं, तो ये बहुत बड़े-बड़े पत्थर के समाधियाँ मिली हैं, क्योंकि अब इस तरह की समाधियाँ तो थी नहीं, तो बहुत बड़े-बड़े पत्थर की समाधियाँ मिली हैं, जिनको बृहत पाषाण या मेगालिथ कहते हैं, नोट्स में लिखा है, नाम अभी सुन लो, नोट्स जब पढ़ना तो क्लियर हो जाएगा। नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं, नवपाषाण काल में ही समाधि की जब बात करते हैं, जैसे कब्र की बात हो रही है, तो वैसे समाधियों की बात हो रही थी, तो बृहत पाषाण मतलब विशाल पत्थर, और इसी को मेगालिथ कहा जाता है। मेगा मतलब बड़ा और लिथ मतलब पत्थर या चट्टान। तो कभी-कभी एक क्वेश्चन होता है कि मेगालिथ किसको कहा जाता है? तो मेगालिथ जो है वो एक बड़े-बड़े पत्थर की समाधियों को कहा जा रहा था। मतलब जहाँ पर दफनाए जाते थे लोगों को,
तो बहुत बड़े-बड़े पत्थर बना दिए जाते थे और उन्हीं में लोगों को दफनाया जाता था। उसी को हम लोग मेगालिथ या बृहत्पाषाण कहते थे। किस काल से संबंधित है? नवपाषाण काल से संबंधित है, क्योंकि ये जो मेगालिथ वगैरह है, जो समाधियाँ वगैरह थी, ये आपकी नवपाषाण काल से संबंधित है। क्यों? अगर याद हो, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, अंत्योष्टि कार्यक्रम आपका कहाँ होता था? मध्यपाषाण काल में। अंत्योष्टि कार्यक्रम में जला दिया जाता था, ठीक है ना? तो अंतिम संस्कार वगैरह जो भी मतलब किया जाता था, नवपाषाण काल में आपका वो मेगालिथ वगैरह देखने को मिला है। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगर हम फिर से आपको कुछ चीज़ें बताएँ, जो मैप था वो हम शेयर कर देंगे आपको, परेशान मत हो। अ, फिर से हम जल्दी से रिपीट कर दे रहे हैं, क्योंकि क्लास का टाइम भी अब खत्म हो रहा है। सबसे पहले हम लोग कुछ पूछेंगे, आप ध्यान से देखते जाना मैप में। मैप तो खैर अब नहीं है, बस सुनना ध्यान से सबसे पहले। कृषि के साक्ष्य के लिए हमने कुछ जगहें बताई हैं आपको, कृषि के साक्ष्य के लिए। एक जगह बताई है मेहरगढ़, दूसरी जगह बताई है आपको कोल्डीहवा, तीसरी जगह आपको बताई है लहुरादेव, चौथा आपको बताया है ईरान वाला एरिया। कृषि के लिए हमने कितनी जगह बता दी स्टूडेंट? कृषि के लिए हमने कितनी जगह के नाम बता दिए? 4, ठीक है? 4 जगह के नाम बता दिए। अब हम पूछेंगे, आपको ध्यान सुनना है, अगर हो सके तो बताते जाना। भारतीय उपमहाद्वीप में नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में नवीनतम खोजों के आधार पर कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला है? भारतीय उपमहाद्वीप में नवीनतम खोजों के आधार पर कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला है? लहुरा देव। नवीनतम खोजों के आधार पर लहुरा देव, मेहरगढ़ नहीं, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। मेहरगढ़ पुराना माना जाता है, लेकिन नवीनतम खोजों के आधार पर लहुरा देव है, यही कंफ्यूजन है, बार-बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है? नवीनतम खोजों के आधार पे लहुरा देव है, यूपी में पड़ता है लहुरा देव, नवीनतम खोज। देखो ये हो उसमें रहे ना, देखो 2 चीज़ें हैं, यदि अगर वो नवीनतम खोज नहीं भी लिखते हैं और प्राकृतिक का साक्ष्य लिखते हैं और दोनों ऑप्शन में है, लहुरा देव भी है और मेहरगढ़ भी है, तो लहुरा देव ही आंसर होगा। अगर लहुरा देव नहीं है, तभी मेहरगढ़ आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है, तभी मेहरगढ़ आंसर होगा। अगर लहुरा देव आंसर है ऑप्शन में, तो वही आंसर होगा। तो और लहुरा देव से साक्ष्य किसका मिला है? चावल का साक्ष्य मिला है। किसका मिला है स्टूडेंट? चावल का साक्ष्य मिला है। एक दूसरी जगह का नाम बताओ जहाँ चावल का साक्ष्य मिला है भारतीय उपमहाद्वीप में। एक दूसरी जगह का नाम बताओ जहाँ चावल का साक्ष्य मिला है भारतीय उपमहाद्वीप में। जल्दी से नाम बताओ। कोल्डिहवा, कोल्डिहवा। अब बताओ कौन पुराना है? कोल्डिहवा पुराना है या लहुरा देव पुराना है? कौन पुराना है? कोल्डिहवा पुराना है या लहुरा देव पुराना है? लहुरा देव पुराना है। मेहरगढ़ से कौन से खाद्यान्न का साक्ष्य मिला है? गेहूँ का। मेहरगढ़ से कौन सा मिला है? गेहूँ का। कब मिला है? 7000 ईसा पूर्व। कब मिला है? 7000 ईसा पूर्व। ईरान वाले एरिया से क्या मिला है? जौ का मिला है। ईरान वाले एरिया से क्या मिला है? जौ का मिला है। ठीक है। पशुपालन के लिए हमने 2 जगह का नाम बताया। पशुपालन के लिए 2 जगह बताई है। एक एमपी में पड़ता है, एक राजस्थान में पड़ता है। एमपी की जगह का नाम कौन है? एमपी का जगह का नाम है आपका आदमगढ़। राजस्थान का कौन-सा पड़ता है आपका? बागौर। तो पशुपालन के लिए हो गया, ठीक है। हड्डियों के अवशेष के लिए कौन-सा मिला है? हमने 2 जगह का नाम बताया यूपी में। हड्डियों के अवशेष के लिए, हड्डियों के उपकरण के लिए 2 नाम बताए स्टूडेंट। पहला नाम कौन-सा? सॉरी महदहा, पहला नाम कौन है? महदहा, दूसरा नाम सराय नहर राय। ज़्यादा उपकरण कहाँ से मिले हैं हड्डियों के? महदहा से। कम कहाँ से मिले हैं? सराय नहर से, लेकिन मिले दोनों हैं, ठीक है? दोनों ध्यान रखना है। वो जगह का नाम जहाँ पे एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। वो जगह का नाम जहाँ से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। आंसर है दमदमा, आंसर है दमदमा। 3 मानव एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, दमदमा। ठीक है? क्लियर हो गया सबको? तो इधर वाली सारी चीज़ें क्लियर हुई? ओके। ऊपर चलते हैं हम लोग बुर्ज होम। तो बुर्ज होम और गुफा कराल की बात हो रही थी। बुर्ज होम क्यों फेमस था? आपको बताया था कि ये एक वैसी जगह है जहाँ पे कब्र में मानव के साथ कुत्ते को दफना दिया जाता था। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी जगह जहाँ से मानव के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है कब्र से, वो है बुर्ज होम। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गड्ढे बना कर के रहने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जम्मू कश्मीर वाला एरिया बुर्ज होम जो ऊपर दिख रहा था। गुफा कराल वही जम्मू कश्मीर का एरिया था, दूसरा नाम जो आपको बताया था। गुफा कराल से गुफा याद कर लो, गुफा कराल से गुफा, तो कुम्हार की गुहा कहा जाता था, मतलब ये लोग रहते थे, तो ये बहुत फेमस नहीं है, लेकिन कृषि और पशुपालन के साक्ष्य यहाँ पर मिले। नाम नहीं आता, पशुपालन या कृषि के लिए इसका नाम यूज़ नहीं करना है, बस जान लो, बस याद करना है, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो उसका नाम यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बस है वो जगह, स्थल है इसलिए वो नाम दिया गया है। नीचे आते हैं हम लोग, अगर
भीमबेटका जो इम्पोर्टेंट जगह, भीमबेटका एमपी के रायसेन जिला में पड़ता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शैल चित्र मिले हैं, गुफाओं के शैल चित्र, गुफाओं के शैल चित्र भीमबेटका यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल, विश्व विरासत में शामिल, ठीक है? यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल भीमबेटका एमपी के रायसेन जिला में पड़ता है। मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? मानव का प्रथम साक्ष्य मिला है हथनौर। हथनौर जो नर्मदा घाटी क्षेत्र पड़ता है, एमपी का एरिया पड़ता है हथनौर। जो ये आदमगढ़ वगैरह ये सब पूरा एरिया ये नर्मदा घाटी क्षेत्र वाले एरिया हैं। तो यहाँ पे पड़ता है आपका हथनौर जगह जो होशंगाबाद भी कहा जाता है। मानव का प्रथम साक्ष्य मिला है आपका कहाँ पर? हथनौर में, ठीक है? नीचे जब बढ़ोगे इधर नीचे संगनकल्लू, संगनकल्लू कर्नाटक वाले क्षेत्र में है, संगनकल्लू कर्नाटक में। मैसूर पड़ता है उसमें संगनकल्लू है, जहाँ पे राख के टीले मिले हैं, राख के टीले कहाँ मिले हैं आपके? संगनकल्लू में मिला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, जब ये मद्रास वाला एरिया पड़ता है पल्लवरम, पल्लवरम वो जगह है जहाँ पर रॉबर्ट ब्रुसफुट को सबसे पहले हैंड एक्स मिला था, हाथ से बनी कुल्हाड़ी मिली थी, पत्थर वाली, हैंड एक्स मिला था। फिर इसके बाद अगर हम लोग बढ़ते हैं इधर तो महाराष्ट्र वाला जो एरिया था नेवासा वगैरह है, चंदौली है और ये जो एरिया है तो वहाँ पर क्या था आपको कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराष्ट्र के लोग शवों को जो दफनाते थे या कब्र जो बनाते तो फर्श के नीचे दफनाते थे, किस तरफ रख करके? तो उत्तर दक्षिण दिशा में रख करके करते थे। क्लियर है सबको? तो उत्तर दक्षिण दिशा में ये लोग करके करते थे। नौदा टोली एमपी में पड़ता है जो आपका, तो नौदा टोली का उत्खनन किसने किया है? एचडी सांकलिया ने किया है। किसने किया है? एचडी सांकलिया ने किया है। क्लियर है? चिरान बिहार के एरिया में पड़ता है तो क्लियर हो गया आपको। तो आई होप कि स्टूडेंट्स चीज़ें क्लियर थी। आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई सभी को, ठीक है? सभी को क्लियर हुआ? आज की क्लास में चीज़ें समझ में आई? कुछ देखो नोट्स सब बना था, नोट्स लिखा हुआ है, फिर से हम दोबारा उसको स्कैन करके शेयर कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा जो मेन पॉइंट्स हमने बताया, हम मैप भी शेयर कर देंगे, जो बनाया था मैप भी शेयर कर देंगे, ठीक है? जो मेन चीज़ें की हैं उसको सुना आपने, उसको रिवाइज़ करना। नोट्स में जो शेयर करेंगे उसको बार-बार रिवाइज़ करना, ठीक है? देखना उसको, है ना? उसमें थोड़ा डिटेल में भी है। हमने वो चीज़ें बताई जिससे क्लियर हो। जो डिटेल पढ़ना है, आप जो नोट शेयर करेंगे उसमें हर चीज़ लिखी हुई है, पूरे एक क्रम से लिखा हुआ है सब चीज़। नवपाषाण काल के स्थल पूरा लिखा हुआ है कि नवपाषाण काल में कौन-कौन है, मध्यपाषाण काल में कौन-कौन सी जगह का नाम है, पूरा लिखा हुआ है, ताम्रपाषाण काल का पूरा लिखा हुआ है, ठीक है? एक-एक चीज़ लिखी हुई है पूरी, है ना? तो ये टोटल जो अभी हमने बताया जितना समझाया, यही है पाषाणकालीन सभ्यता, यही मेन है बस, इतना ही मेन है। अब इसके अलावा पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, वो सब स्टेट एग्ज़ाम के लिए है। अगर कोई डिटेल में पढ़ना चाहता है, सब पढ़ता रहेगा, कोई मतलब नहीं। जो हमने आपको मैप दिखाया, बहुत इम्पोर्टेंट ये मैप था, जो नाम बताए भूगर्भ वैज्ञानिक के, इतिहासकार के ये इम्पोर्टेंट थे, संग्रहालय वगैरह जो बताया ये इम्पोर्टेंट है। कभी क्वेश्चन आया ये मिल जाएगा आपके एसएससी के पेपर में, परेशान मत होना, बिल्कुल मिल जाएगा, इससे एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आपको टेस्ट आज शेयर कर देंगे टेस्ट पेपर, ठीक है? अभी डिस्कनेक्ट नहीं होना है, अभी डिस्कनेक्ट नहीं होना है, जो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, अभी डिस्कनेक्ट नहीं होना है। हाँ, हम आपको दे देंगे, ठीक है? अरे फलक संस्कृति वो फलक उपकरण की वजह से बोला जाता है। सत्यजीत जो बोले हो ना एक उपकरण जो औजार मिले थे उसकी वजह से फलक संस्कृति बोला जाता था। ठीक है ना? औजार थे, फलक औजार बोले जाते थे, उनकी वजह से वो नाम दिया जाता है। ठीक है ना? तो एक दिन पहले नोट शेयर करते तो और अच्छा होता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम आपको शेयर कर दे रहे हैं, नोट्स भी लास्ट में शेयर कर दे रहे हैं और टेस्ट पेपर भी कर दे रहे हैं। देखो, कम समझ में आने का रीज़न इसलिए स्टूडेंट है, परेशान मत हो क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। आप ये मत समझो कि आपको आ नहीं रहा है। आपको कम समझ में इसलिए आएगा अभी, जो नए स्टूडेंट होंगे, जिन्होंने हिस्ट्री को एक भी बार देखा ही नहीं। अब आप ग्रेजुएशन उसमें है नहीं, आपने पढ़ा नहीं हिस्ट्री, टेक्निकल के स्टूडेंट हो सभी, ठीक है ना? सारे नाम आपको नए लग रहे हैं, समझ रहे हो? अब जिन्होंने पहली बार या समथिंग शुरू कर रहे हैं वो लोग, तो आप तुरंत परेशान हो जा रहे हो। अरे! 1 दिन की प्रोसेस नहीं है, आपको हम कई बार बोले हैं, इसको कम से कम 4 से 5 बार इसको रटना पड़ेगा। तो आप क्या सोच रहे हैं कि मैंने अभी शुरू किया और मुझे एक ही क्लास में सब रट जाना चाहिए था। अरे जब नाम ही नहीं सुने हो तो कैसे होगा? तो अभी एक आइडिया दिया है जिससे याद हो जाए। नोट्स देंगे उसको पढ़ना है, 2 से 3 बार रिवाइज़ करना पड़ेगा उसको,
ठीक है? तब जाके वो नाम क्लियर होंगे। आप एक बार में आप पढ़ के छोड़ देते हो, नहीं होगा, 3 से 4 बार। हम लोग एक ही चैप्टर को 20 से 25 बार पढ़ चुके हैं, 20 से 25 बार, कहो उससे ज़्यादा ही हो चुका होगा। आता है फिर भी हम लोग उसको 20 से 25 टाइम्स रीड कर चुके हैं, समझ रहे हो? इसलिए वो रट गई हैं चीज़ें। तुम सोच रहे हो हमने आज कॉपी देखी, याद हो गया, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है ना? तो आप ये मत सोचो कि समझ में नहीं आ रहा है। वो आपने नाम नहीं सुने हैं, चीज़ें नहीं क्लियर हैं, इसलिए आपको नया लग रहा है। रिवाइज़ करोगे 2 से 3 बार उसको पढ़िए बार-बार, बार-बार पढ़िए, वो तुरंत माइंड में सेट हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, रिवीजन बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री के लिए। बार-बार पढ़ना होगा आपको, ठीक है ना? कोई टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, रिवीजन नहीं करोगे नहीं याद होगा। वो क्लास तक रहेगा, वो तुरंत भूल जाएगा। कितना भी बेस्ट टीचर हो, मैं किसी के लिए भी बात कर रहा हूँ, क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से एकदम मस्त बिल्कुल सब क्लियर हो गया। तुम उस दिन रिवाइज़ बस मत करना, शाम तक वो गायब हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आप उस हिस्ट्री वगैरह आपके सब्जेक्ट है नहीं, तो रिवीजन करना है, ठीक है? अब जो नोट्स शेयर करेंगे उसको पढ़ना है। टेस्ट पेपर शेयर कर रहे हैं हम, एक टेस्ट पेपर बना हुआ है इसी से रिलेटेड, वो टेस्ट पेपर हम शेयर कर रहे हैं, उसको आपको आज ही सॉल्व करना है जो नोट्स के आधार पर। हो सके तो हार्ड कॉपी निकाल लेना जिसको जैसी सहूलियत हो। टेस्ट पेपर का डिस्कशन हम कल की क्लास में करेंगे। टेस्ट पेपर जो हम शेयर करेंगे वो कल की क्लास में उसका डिस्कशन होगा। क्लियर है स्टूडेंट सभी को? टेस्ट पेपर का डिस्कशन कल की क्लास में होगा। टेस्ट पेपर हम डिस्कस कर दे रहे हैं शेयर कर दे रहे हैं आपको व्हाट्सएप पर, वहाँ पे देख लेना। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं। तो बिल्कुल परेशान ना हो, कुछ लोग लिख रहे हैं सर क्लियर ये बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, टर्म क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो वो नोट्स में देखना। नोट्स जो है ना वो जो शेयर करेंगे उसको पढ़ना। आज 2 से 3 बार उसको रिवाइज़ कर लेना पूरा पाषाण काल, ध्यान रखिएगा। ठीक है सभी? तुरंत क्लियर हो जाएगा, होगा कैसे नहीं याद, देखना अभी। जैसे 2 बार पढ़ोगे सब ऐसे दिमाग में जैसे पढ़ा रहे हैं, कुछ हाथ में नहीं है हमारे, सब चल रहा है कहानी। और तो वो चलती रहेगी पूरी, तो सब फ़ीड हो गया है। सबके दिमाग में फ़ीड हो जाएगा। बस ध्यान से सुनोगे, ध्यान से नाम पढ़ोगे, बुक को जो नोट्स है उसको रिवाइज़ करोगे, सब याद हो जाएँगे। तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, हम इसको खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो थैंक यू क्लास सभी को, आप लीव कर सकते हैं इस समय, ठीक है ना? तो लीव कर सकते हैं सभी, हम शेयर कर देंगे आपको व्हाट्सएप पे, सॉल्व कर लेना सभी, कल डिस्कशन होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, लीव कर दो सभी, ठीक है? नोट्स में कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, हम स्कैन कॉपी भेज देंगे, ठीक है? स्कैन कॉपी भेज देंगे, स्कैन करके भेज देंगे, ठीक है? ठीक है, ओके, तो लीव किया जाए? आप लोग लीव करो पहले, आप लोग लीव कर दो, ठीक है? आप लोग लीव करो।